हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा। आज मेरे साथ हैं राज दुबे और मेरे क्लास के सारे बच्चे। मैं आज आप लोगों के सामने एक सूक्ष्म प्रवर्धन जो कि अलैंगिक जनन और कायिक जनन के अतिरिक्त सूक्ष्म प्रवर्धन, ये कायिक जनन का ही एक प्रकार है जिसमें कृत्रिम विधि माना जाता है, तो उसी को बताना चाह रहे हैं। किन्हीं बुकों में यह दिया रहता है, किसी बुक में यह नहीं भी दिया रहता है, लेकिन कम से कम आप लोग जानते रहें, भले सिलेबस में हो या ना हो, पर थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। इसमें पादप के किसी भी भाग, पादप का कोई कोशिका ले लीजिए या कोई ऊतक ले लीजिए या कोई छोटा भाग ले लीजिए, उसे कट करके कृत्रिम विधि द्वारा पोषण देना होता है। कृत्रिम विधि द्वारा, जैसे मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब हो या कोई कंटेनर हो, उसमें पोषक तत्व भरे हों लिक्विड के फॉर्म में थोड़ा, तो उसमें हम इस टिश्यू को डाल देते हैं। जैसे ही हम डालते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैरेट का मान लीजिए है आपके पास, इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसे कट ले लेते हैं, टीएस ले लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन कटिंग होता है। आप बॉटनी में पढ़ेंगे, दो कट्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल एलएस होता है, एक टीएस होता है। ठीक है, हिंदी में इसका अनुप्रस्थ और ऐसे कुछ अनुदैर्ध्य करके नाम है। ठीक, दो कट होते हैं टीएस। जैसे आप लोग कभी अपने घर में सलाद बनाते हैं ना, स्लैड्स, तो उसमें क्या करते हैं कि मम्मी खीरा जब काटती तो कैसे काटती है, ऐसे से काटती। तो ये हमारा कौन सा कटिंग आता है, टीएस आता है, जिसे हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। और आप लोग कभी भी गर्मी का समय आ रहा है, देखे होंगे ठेला पे खीरा छील के काट के देता है, तो वो खड़ा खड़ा काटता है, देखा होगा। इसे हम लोग एलएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलएस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो कटिंग को भी जानते रहिए। तो हम लोग इसे टीएस के फॉर्म में ले लेते हैं, पतली स्लाइस काट लेते हैं, और इस स्लाइस को हम ले जाकर के किसी कंटेनर में जिसमें आपका पोषक तत्व या भरा हो, जिसमें आपका क्या भरा हो, पोषक तत्व भरा हो, इसको डीप कर देते हैं, उसी में डाल देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद देखते क्या है कि इसमें से छोटे छोटे बर्ड्स बनने लगते हैं, इसमें छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स निकलने लगते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी ग्रोथ कराते हैं वो उसमें वातावरण को नियंत्रित फॉर्म में रखा जाता है। ताप, प्रकाश, वायु, आर्द्रता सब कुछ बराबर मेंटेन रखा जाता है, जैसा कि प्लांट को डेवलप करने के लिए रखा जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया द्वारा जब यह ऊतक हमारा डेवलप होने लगता है तो इसको हम लोग उगा लेते हैं प्रयोगशाला में, थोड़ा जब तक कि इसमें मिट्टी में डाल दिया या किसी में डाल करके इसको ऐसे निक रहा है रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा सा उग जाता है, फिर हम मिट्टी में रोपण कर देते हैं। इस प्रवर्धन के लाभ क्या है? कम स्थान में, कम समय में अधिक संख्या में पादप प्राप्त किए जा सकते हैं जल्दी से। इस विधि द्वारा जो भी पौधे विकसित होते हैं वे विषाणु जनित होते हैं, अर्थात उनमें विषाणुओं वाले रोग होने के चांसेस नहीं रहते हैं, और वो रोग रहित भी होते हैं, इनमें साधा जल्दी से कोई रोग भी नहीं लगता है, और ये आनुवांशिक संरचना में समान भी होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कम समय में, कम स्थान में अधिक से अधिक पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस विधि से विकसित किए गए पौधे विषाणु जनित होते हैं। तीसरा कहता है कि इस विधि से विकसित पौधे रोग मुक्त होते हैं। चौथा पॉइंट कहता है सभी पौधे एक ही आनुवांशिक संरचना के होते हैं, मतलब इनकी आनुवांशिक संरचनाएं आपस में समान होती हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, यहां से लैंगिक जनन शुरू होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लैंगिक जनन में सबसे पहली बात, एक नर का और एक मादा का होना आवश्यक है। जब भी आप लैंगिक जनन कराएंगे तो बच्चों याद रखना चाहिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसमें एक नर और एक मादा का होना आवश्यक है। ठीक,
दूसरी बात क्या कहता है, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो प्रकार के युग्मक हो, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। इसमें दो प्रकार के युग्मक होते हैं, होते हैं लिखना है, होते हैं। पहला कौन है, नर युग्मक जिसे मेल गैमेट्स कहते हैं, दूसरा कौन होता है, फीमेल गैमेट्स। अच्छा, नर युग्मक अगर जंतुओं में लेते हैं तो वह शुक्राणु बनाता है जिसे स्पर्म कहते हैं, और पादप में नर युग्मक जो होता है वो परागकण कहलाता है, जो चाहे वो शुक्राणु हो चाहे वो परागकण हो, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित संख्या में होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। ठीक, नर में चाहे पादप का ले ले चाहे हम जंतु का ले ले, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जब शुक्राणु या परागकण के माध्यम से जाता है तो कितना रहता है, आधा रहता है, और आधे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अगुणित या यन कहते हैं, स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा युग्मक होता है मादा युग्मक जिसे हम लोग फीमेल गैमेट्स कहते हैं। अगर हम लोग जंतुओं में लेंगे तो इसे ओवम कहेंगे, और पादपों में लेते हैं जिसे हम बीजांड या ओव्यूल्स कहते हैं, यह भी अगुणित होते हैं, अर्थात इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या, अर्थात इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, यन होती है। और जब ये दोनों मिलते हैं, देखिए युग्मकों के मिलने से यन यन के मिलने से क्या बन जाता है, टू यन संरचना बनती है, जिसे हम लोग द्विगुणित संरचना कहते हैं। ठीक, हम फिगर से आपको इसको दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ठीक, जिसकी कोशिका विभाजित होकर पहले, अच्छा जैसे ही दोनों यन यन मिलते हैं द्विगुणित संरचना बनती है, उसे हम युग्मनज कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। हिंदी में, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, जाइगोट का बनना। क्या कहते हैं बच्चों, जाइगोट का बनना। अब यही जाइगोट में जब धीरे धीरे कोशिका विभाजित होने लगती है, धीरे धीरे कोशिका विभाजित होने लगती है, तो वह भ्रूण कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम पुष्प ले रहे हैं तो देखिए एक तरफ नर पुष्प होना चाहिए और दूसरी तरफ आपका कौन सा है, मादा पुष्प। क्लियर है, पुष्प ही, देखिए पौधों में क्या होता है, पुष्प ही नर और मादा जनन का क्या कहलाता है, स्थान कहलाता है। इसी में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। अभी हम पुष्प से पुष्प में आपको दिखाते हैं, पुष्प में यह दिखाएंगे कि दल क्या कहलाता है, इसे सिपल क्या है, कोरोला क्या है, मतलब कई सारी चीजें हैं। हम आपको पुष्पासन क्या है, अंडाशय क्या है, सब चीजें दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाते जाएंगे, पुष्प में दिखा करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, यदि नर पादप में बात कर रहे हैं, नर पुष्प हो और मादा पुष्प हो, तो पुष्प में कैसे जानेंगे, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही स्थान में होते हैं। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इन्हीं फिगरों के थ्रू। तो देखिएगा, सबसे पहले नर पुष्प, नर पुष्प से हमको क्या मिलेगा, नर युग्मक। क्या मिलेगा, नर युग्मक। नर युग्मक किसे कहते हैं, अभी मैंने बोला परागकण को कहते हैं, देखिए वो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, परागकण को कहते हैं। परागकण कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित होगा। अगुणित का मतलब यन होगा, पक्का। मादा पुष्प में भी क्या मिलेगा, मादा पुष्प में क्या मिलेगा, मादा युग्मक। क्या मिलेगा, मादा युग्मक। मादा युग्मक भी कैसा होगा, अगुणित होगा। मादा युग्मक भी कैसा होगा, अगुणित होगा। और जब दोनों मिलेंगे यह क्रिया निषेचन कहलाएगी। दोनों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, निषेचन। अंग्रेजी में इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक नंबर में कभी कभी यह भी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और जैसे ही दोनों मिल जाएंगे, नर युग्मक मादा में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और अपने सारे गुणसूत्र उसी अंडाणु में दे देता है और उससे युग्मनज बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाता है, युग्मनज, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जब इसमें कोशिका विभाजन होने लगता है
क्या विभाजन होने लगता है? कोशिका विभाजन होने लगता है। तो यह क्या कहलाता है बच्चों? भ्रूण कहलाता है। भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। आपको ये पता है ना, इधर से जन्म मिला, इधर से जन्म मिला, तो निषेचन के बाद जो युग्मनज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? 2n हो जाएगा। आधा गुण माता की तरफ से, आधा गुण पिता की तरफ से मिलकर के 2n, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? द्विगुणित। द्विगुणित, अंग्रेजी में डिप्लॉयड। ठीक, 2n। देखो हम लोग कहते हैं ना, गांव में बहुत सारे लोग कहते हैं दो गला, गाली देते हैं, इसे गलत अर्थ में समझते हैं। मैं इसे बहुत अच्छे अर्थ में आपको समझाता हूँ। दो गला, दो लोगों के मिलने से बना गला, दो लोग मिलके घुल मिल जाए तो उसे दो गला कहते हैं। तो दो लोग मिले नहीं, एक मादा मिल गई, एक नर मिल गया ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 3 लोगों द्वारा एक बच्चा बन रहा है या एक लोगों द्वारा बच्चा बन। दो गला, दो लोगों के मिलके गलने से एक युग्मनज बना हमारा वो संतान, जिसमें दोनों के गुण होंगे। एक लड़का जो पैदा होता है या एक बच्ची जो पैदा होती है, उसके अंदर माता पिता दोनों के गुण होते हैं, नहीं होते हैं? अमिताभ बच्चन को ले लीजिए आप। अमिताभ बच्चन जी देखिए लंबे से हैं, जया बच्चन जी छोटी सी हैं। सीन देखना है तो कभी खुशी कभी गम में वो कमरे के अंदर वाला सीन देखिए, जब वो एक पिढ़ैया पे चढ़ करके टाई बांधती हैं और तभी भी अमिताभ बच्चन के बराबर नहीं पहुंचती, तो ऐसे देख रही होती हैं, ऐसे टाई लगा रही होती है, देखिए आप। ठीक, तो काफी छोटी है। लेकिन अभिषेक बच्चन कैसा है? तो यह गुण किसका है? पिता का है। लंबेपन का गुण पिता का है। अब पूछोगे पिता का गुण तो दिख गया, माता का गुण क्या है? शकल मिला लीजिए, अमिताभ बच्चन से नहीं मिलती, उसकी मां से ज्यादा शकल मिलती है। किसकी? अभिषेक बच्चन की। आप लोग देखिए कभी, अभिषेक बच्चन का शकल जो है, नाक आंख है, मुंह आंख है, वो माता से ज्यादा मैच करता है, मम्मी से उसके। तो देखो शकल किसका हो गया? माता का। लंबाई किसकी हो गई? पिता की। तो दो लोगों का गुण किसमें आया? उस युग्मनज में आया, जो बड़ा हो गया आज क्या बन चुका है? अभिषेक बच्चन ना। तो ऐसे ही माता पिता के गुण जब एक में किसी में जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? आपका युग्मनज, या एक बच्चा बनता है, उसी से संतत कोशिकाएं बनती हैं और हम लोग उसे गाली के भाव में देखते हैं। गंदी बात है। ठीक, अच्छे पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव की तरफ चलिए। चलिए बच्चों, ये हमारा लैंगिक जन्म का अद्भुत इतना ग्राफ खत्म हम करते हैं। अब हम आपको पुष्प में दिखाएंगे कि पुष्प में कहां पाया जाता है। आप लोगों ने देखा कि नर पुष्प, मादा पुष्प, पुष्प एक ही होता है, पुष्प में दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जब हम लोग पादप की बात कर रहे हैं, एक पादप को अलग करना पड़ेगा और जंतु को अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बताना किसको? पादप का। तो पहले पादप में जान लीजिए कैसे होता है। अच्छा, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें नर जनन या मादा जनन दोनों में से एक ही पाया जाता है, तो उन्हें हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिनमें दोनों पाया जाता है उन्हें हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो हम उसे भी अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, निषेचन के लिए हमने यहाँ पे पुष्प लाया है। ये गुड़हल का है, हिबिस्कस प्लांट्स का है। इसमें देखिएगा कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हमको जानना है। सबसे पहले जैसे ही आप प्लांट्स को लेके आते हैं, फ्लावर को लेके आते हैं, आप देखे होंगे कि जहां से आपने तोड़ा है ये पेडेंकिल का पार्ट कहलाता है। ठीक है, और जिस पर ये स्थित होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, एक छोटी छोटी सी संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस संरचना को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये सबसे बाहरी घेरा होता है जो पुष्प के रंगीन भाग की सुरक्षा भी करता है, साथ में पोषक तत्व भी प्रभावित करता है। अब देखिएगा हम इसको अलग करते हैं। सबसे पहले जब हम अलग करते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे, समझ में आता जाएगा कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए बाह्य दल पुंज का ये जो 4-5 घेरा होता है, छोटा छोटा सा। ठीक है, चिमटी है नहीं, मैं ऐसे ही अलग करते देता हूं। ये आप लोगों को दिख रहा है ना, एक छोटी सी पत्ती हमने तोड़ी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ठीक है, कैमरे में आ जाएगा, अभी तोड़ते हुए देख लीजिए। ये देखिए दूसरा मैंने तोड़ा है, ठीक, छोटा सा वाह दल। तो इस तरह से ये 5 हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं, 4 और 1 5। अब आता है इसके बाद एक घड़े के आकार के जैसा हरा सा भाग होता है, यह उसी वाह दल का एक भाग है, ठीक। इसको भी हम लोग अलग करते हैं। चिमटी नहीं है, हाथ से पूरी तरह से अब बन नहीं रहा। ये छोटा वाला भाग दलपुंज, छोटा वाला भाग जो हमने तोड़ा था वो दलपुंज कहलाया, और ये बेचारा कवर आपका वाह दलपुंज, ठीक। अब वाह दलपुंज के बाद ये देखिए रंगीन भाग पाया जाता है पत्तियों का। रंगीन क्यों होता है? जैसे गुड़हल का इस कलर का है, गुलाब का रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, अदर पुष्प के गेंदे का अलग होता है, मतलब अलग अलग। ये सिर्फ इसलिए कलरफुल होता है ताकि इंसेक्ट मतलब हनी बी, इन सब को ये अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जब वो लोग आकर्षित होंगे तो परागण की क्रिया क्या होगी? ज्यादा होगी। परागण भी आगे हम पढ़ाएंगे, 2 तरह से होता है, तो बताएंगे अभी हम। तो ये जो हम लोग अलग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो हम लोगों ने अलग किया इसे दल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं। दल को अंग्रेजी में पिटल कहते हैं। दल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, रंगीन भाग को जो ऐसे ऐसे करके बना हो, इसे हम लोग दल या अंग्रेजी में पिटल कहते हैं। पक्का? पिटल के समूह। और जो आपने पत्तियों में ऐसे पाया, जो ऐसे बना था, 5 मिले थे, इसे हम लोगों ने क्या नाम बताया था? इसे हम लोगों ने क्या नाम बताया था? बताइए आप लोग। इसे अभी हमने आप लोगों को बताया ना, क्या कहते हैं? भूल गए इतनी जल्दी? दलपुंज। दल कहते हैं। दल तो ये कलर वाला भाग है ना, दल ये कलर वाला भाग है, इसे वाह दल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह दल, ठीक, वाह दल। और वाह दल से जब आप देखिए ऐसे घड़ा जैसा आकार बनाता है, ऐसे छोटा छोटा निकला होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे संरचना, इसी में कलरफुल ऐसे बना रहता है ना। अभी अलग किए थे ना ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? वाह दल पुंज। क्या कहते हैं? वाह दल पुंज। पक्का क्लियर है? सबसे पहले देखिएगा, एकदम आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक। जो छोटा भाग है वह वाह दल कहलाता है। वाह दल को हम लोग अंग्रेजी में सिपल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिपल कहते हैं। और वाह दल पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? काइलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइलेक्स कहते हैं, ठीक। और जो रंगीन भाग होता है, एक मैंने जब तोड़ा है आप लोगों को, तो वो क्या कहलाता है? आपका दल, पिटल कहलाता है। लेकिन इस रंगीन भाग के 5 पार्ट हैं, 2 3 4 और ये 5। दिख गया है आपको 5? ठीक। जब इस 5 के समूह को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? दलपुंज। क्या कहलाता है बच्चों? दलपुंज। और दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोला। दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोला। याद रहेगा? ठीक, याद रहेगा, ठीक। सबसे पहले देखिए हरी पत्तियों की जो एक भाग निकली रहेगी 4-5 ऐसे चक्र की तरह, उसे हम लोग वाह दल कहेंगे, अंग्रेजी में सिपल कहेंगे। जब यही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, घड़े के आकार के, घट के आकार के हो जाते हैं, वे वाह दल पुंज कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में काइलिक्स कहते हैं। जो रंगीन भाग हो, गेंदे का पीला भाग, गुलाब का लाल भाग, गुड़हल का ये किस कलर माना जाता है? लाल। लाल कलर माना जाता है, लाल ही मान लो आप।
ठीक। तो लाल भाग ये क्या, एक पत्ती लेंगे तो क्या कहलाएगा, दल। पत्ती नहीं है ये, इसे हम पत्ती नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, दल। लेकिन जब इसके पूरे समूह को कई ऐसे ऐसे ले लें तो वो सब क्या मिलके कहलाएंगे, दलपुंज। दलपुंज को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कोरोला। याद रहेगा, भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं, कोरोला। क्या चढ़ाते हैं, कोरोला, रंगीन भाग। और पुष्पों की तरह हम भी आकर्षित होते हैं तो किसको देख के, कोरोला को। किसको देख करके, कोरोला को। पक्का समझ में आया। अब बचा हमारे भाग पुष्प में ये भाग, जरा ध्यान से देखिएगा। निचला भाग, ऊपरी भाग, और इसमें भी देखिएगा ध्यान से, सभी लोग देखिएगा। एक बहुत छोटी सी संरचना होती है जो कुछ इस तरह से होती है। मैं बना रहा हूं ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे संरचना होती है। यह पूरा भाग, सबसे पहले इस संरचना को जानिए। इस संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं, जल्दी बताइए आप लोग, कोई भी बच्चा बताए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए भाई। परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परागकोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। और ये क्या कहलाता है, पूतंतु। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलामेंट। परागकोश दो भी हो सकते हैं, चार भी होते हैं, और जुड़े रहते हैं आपस में। और इन पूरे समूह को, इसको पूरे को, यहां से यहां तक के व्यवस्था को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं बताइए, पुंकेसर। क्या नाम देते हैं, पुंकेसर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिमेंस। क्या कहते हैं, स्टिमेंस। और यही पूरा भाग नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। इसी परागकोश में छोटे छोटे जो आंखों से ना दिखाई देने वाले भाग होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। परागकण ये हवाओं में उड़ते रहते हैं और आपको दिखेंगे भी नहीं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। यह नर जनन अंग कहलाता है। इस नर जनन अंग को हम लोग पुमंग भी बोलते हैं। पूरे भाग में पुमंग, सबको मिला देंगे तो पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पुमंग। अंग्रेजी में एंड्रोसियम। अंग्रेजी में पुमंग को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। एंड्रोसियम में दो भाग, पुतंत और परागकोश पाए जाते हैं। पुतंत को फिलामेंट और परागकोश को एंथर कहते हैं। इसे एंथर सैक भी कहा जा सकता है। सैक इसलिए थैला होता है ना, उसी में तो परागकण रहते हैं। तो उस ये थैले दो लोब में भी बनाते हैं, दो पाली में भी होते हैं, चार पाली में भी होते हैं। कभी कभी पौधों का देखिएगा, ले आइएगा दिखाएं। अब बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमारी आंख से दिखेंगे नहीं। तो इसमें परागकण रहते हैं। अब सोच लीजिए, उसमें परागकण रहते हैं। अब करोड़ों की संख्या में परागकण रहते हैं जो हवा में से उड़ रहे होते हैं पर आपको दिखते नहीं। ये परागकण यहाँ उपस्थित होते हैं। अब सोचिए, ये नर इस पादप में कितने लगे हैं, नर जनन। ये सारे जितने छल्ले जैसे लगे हुए हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, नर पुमंग, नर जनन अंग कहलाएंगे। किसका नर जनन अंग कहलाएंगे, पादप का। अब इसमें जो परागकण होंगे, परागकोश होगा, इसमें देखिए एक अगर आप तोड़ेंगे, शायद इसमें न दिखे, एक छोटा सा बना रहता है, इसमें चार होते हैं और कितने परागकण करोड़ों होंगे, सोच लीजिए बच्चों। अब उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे खत्म होते हैं, हमारा ये पुमंग खत्म होता है, इसको अलग करते हैं। देखिए हम सबको अलग कर दे रहे हैं बच्चों। तो आपको एक संरचना बड़ी सी ऊपर से नीचे तक ये दिख जाएगी। ये मादा जनन अंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मादा जनन अंग। अब मादा जनन अंग को मैं आपको दिखाता हूं किस तरह की संरचना होती है। मादा जनन अंग, ये सबसे तो परिचित हो गए ना आप लोग। ठीक, मादा जनन अंग में देखिएगा कुछ ऐसे संरचना बनती है।
ये पुष्पासन होता है, थैलमस कहलाता है। ये आपका वर्तिकाग्र होता है, ठीक, क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये कौन सा भाग होता है? वर्तिका। वर्तिका, इसे क्या कहते हैं? स्टाइल, ठीक, इसे क्या कहते हैं? स्टाइल, ठीक। देखिए फीमेल लोग ज्यादा स्टाइल मारती हैं, किसी भी शादी वादी में जाइए, जयमाल में देखिए देखो लहराए रहेगी ना, बस दिया जला नहीं कीड़े मरे नहीं, ठीक, सही बात है ना? सही बात है ना? हाँ, लड़कियां भी देखो जानती हैं अभियांशी। तो वर्तिका माने स्टाइल, गाना भी पुराना आया था ना, स्टाइल में रहने का, तो लड़कियां भाई स्टाइल में रहती है, ठीक है भाई, भगवान ने बनाया है, आप रहो कुदरती तरीके से। और ये क्या कहलाता है आपका? अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ओवरी। क्या कहेंगे? ओवरी। यहाँ दो बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो आपको आंखों से दिखने वाले नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक आप लोगों को परिचय करा, ये इसी का भाग है। इसी में कल हम लोग इसके आगे दिखाएंगे, ठीक है। इसमें एक बहुत छोटी सी पाइप गई रहती है, मतलब एक पतली सी चली गई रहती है, उसी के द्वारा हमारा परागकण आ करके नीचे जाता है। परागकण का यहाँ पे आना निषेचन कहलाता है, और भी जो प्रोसेस होंगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। परागकण जब यहाँ पर आएगा फिर उसी के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर आपके बीजांड होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग और अगले पीरियड पर करेंगे बच्चों। लैंगिक जनन पादप का यह पार्ट आपका शुरू हो चुका है, ठीक, और हमने थोड़ा बहुत बताया है। इन सब के बारे में कल लिखा करके समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग फिर जम के इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, ठीक। धीरे धीरे आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो तो देखना ही पड़ेगा अगर आप पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं काम हो पाएगा। एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं बोर्ड की या किसी भी होम एग्जाम की बात देते हैं, तो आपके स्कूल में आपको टाइम निर्धारित किया गया रहता है कि इतने घंटे आप अपने टाइम में आप देंगे। मान लीजिए 9:30 पर आपका पेपर शुरू हुआ, 9:30 पर पेपर शुरू हुआ, तो 2.5 घंटे कितने बजे हो जाते हैं? 12 बजे। 2.5 घंटे कितने बजे हो जाएंगे? 12 बजे। तो आप इस स्पीड से लिखना शुरू करें, इस स्पीड से अपनी आदत हैबिट डालें। आप 10th के हैं, बोर्ड के बच्चे हैं, कि आप 2.5 घंटे में अपने सारे पेपर को सॉल्व कर लें किसी भी तरह से, और कॉपी टीचर को दे दें। क्यों? क्योंकि जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वहां 3-3.25 घंटे से ज्यादा आपको समय 1 सेकंड का नहीं मिलता है, और कॉपी छीन लिया जाता है। और आप लोग तो बाहर जाते हैं बच्चों, आप लोग तो बाहर जाते हैं एग्जाम देने। लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियां तो होम सेंटर पर रहती हैं, अपने टीचर रहते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देते हैं, टहलते टहलते जाते हैं, BCD ऐसे करके नकल कराते हैं। बहुत गंदी बात है, यूपी बोर्ड में नकल हो रहा है। मुलायम सिंह ने सब पुस्तकीय परीक्षा प्रणाली की शुरू किया था, बीजेपी वालों ने कहा सब पुस्तकीय मत करो, मैं तुम्हें 80-90% दे दूंगा। पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे यह पूछा जाता था कौन कौन पास हुआ, आज तो यह पूछा जाता है समाज में कौन फेल हुआ। कोई फेल ही नहीं हो रहा है। स्कूल जितने आइडियल बने हैं सब चोर स्कूल हैं, नकल कराते हैं, खुलेआम मैं बोल रहा हूं। गोपनीय तरीके से उनके 2-4 टीचर जाते हैं और इतने साइलेंट तरीके से नकल कराते हैं, कैमरा की ऐसी की तैसी, कैमरा 10-10 लगा दीजिए नकल हो जाएगा। ऐसे टहलते जाएंगे, टीचर सिग्नेचर करते जाएंगे और वहीं पे उंगली रख देते हैं, वहीं पे उंगली रख देते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। आप DM SDM कोई भी बैठ जाओ नकल हो जाएगा। आप देखो जो भी DM SDM बनता है वह किसी टीचरों के द्वारा ही तो पढ़ा करके बनता है, लेकिन टीचर यह गलती करते हैं। बच्चों मैं यह मानता हूं नकल नहीं होना चाहिए, बंदर के हाथ में तलवार शोभा नहीं देता है। अगर लंगूर को अंगूर मिल जाए तो उस अंगूर की कीमत नहीं जानेगा, इसलिए लंगूर को अंगूर मिलना ही नहीं चाहिए। जो मेहनत करता है उसको नौकरी मिलना चाहिए, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिलना चाहिए। इसीलिए पढ़े लिखों का विश्वास उठ रहा है पढ़ाई से। तो आप 2.5 घंटे में काम कंप्लीट करिए, पेपर दीजिए और हट लीजिए वहां से। यह गंदी बात है कि सर जी 5 मिनट और दे दीजिए, 10 मिनट और दे दीजिए। आप कब सीखेंगे?
आप कब सीखेंगे बताइए? तो अपना जो पेपर सेटर पेपर बनाता है वो ऐसा ही बनाता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर लें। आपके लिए 2.5 घंटा सफिशियंट होता है। आप उसमें बात करेंगे, एक दूसरे का पेन मांगेंगे, स्केल मांगेंगे, तो कहाँ आपके पास समय बचेगा? कापी बैठ करके दोनों तरफ से लाइनिंग खींच करके कापी भी बर्बाद कर रहे हैं, इतना लिख करके 50 पन्ना दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप मैटर दीजिए, साइंस मैटर मांगता है। ये इतिहास नहीं है कि आप बाबर, हुमायूं, अकबर और खानदानी पीढ़ी लिखते चले आएंगे। ये दिखाइए, साइंस है। साइंस मजाक नहीं होता है, साइंस साइंस होता है। इसलिए मेहनत करिए बच्चों, न्याय के रास्ते पे चलिए, जो सच है वो करिए। थैंक यू बच्चों।